से सारा। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पर ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है और आज उसी के आगे की बात हम लोग करेंगे। स्टोशियोमेट्रिक के कैलकुलेशंस में सबसे अहम चीज़ यह है कि आपको मोल कॉन्सेप्ट का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए और स्टोशियोमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में या स्टोशियोमेट्री में किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई समस्या है, तो आप इसी के मार्जिन चैनल पर मोल कॉन्सेप्ट के वीडियोस और स्टोशियोमेट्री का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस पार्ट 2 और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे POAC। ये जो POAC है इसका पूरा नाम है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। ठीक है, बेसिकली ये भी एक टेक्निक है केमिकल इक्वेशंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। जैसे आपने स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को बेस बना के कुछ केमिकल रिएक्शंस को पार्ट 1 की वीडियोस में सॉल्व किया, वैसे ही POAC की टेक्निक को भी हम अप्लाई करके केमिकल इक्वेशंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भले ही वो प्रॉब्लम कितनी भी टफ देखने में लग रही हो, लेकिन उनका सल्यूशन बहुत ही आसान होता है अगर आपको स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या POAC इनमें से किसी एक के बारे में भी आपको अच्छे से पता है, आपकी अच्छे से पकड़ है इन पे, तो आप प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो ये POAC इसका मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। इस पर 2-4 बातें पहले कर ली जाएं। जैसे पहली बात ये कि ये POAC का जो मेथड है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। जो स्टोशियोमेट्री के जरिए हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे उसमें पहली कंडीशन ये होती है कि हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो, लेकिन POAC में ऐसी कोई शर्त नहीं है। यानी ये मेथड हमारा उस जगह बहुत मदद करेगा जहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं या हमें बैलेंस इक्वेशन का पता नहीं है। तो पहली चीज़ प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन में ये हुई कि हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो POAC की टेक्निक है यानी प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट और रिएक्टेंट के बीच या प्रोडक्ट और प्रोडक्ट के बीच सिर्फ उन एटम्स पे लगाई जाएगी जो कि कॉमन होंगे। अभी इस पर आगे और चर्चा होगी। तो किस पर अप्लाई करेंगे? इट इज अप्लाइड ऑन कॉमन एटम ओनली। यानी ये जो मेथड है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, इसको हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन एटम पर अप्लाई करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, POAC का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, यानी रिएक्शन में एटम कभी भी नष्ट नहीं होता, वो पूरी तरह से कंजर्व रहता है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड हो। दूसरी बात, इस मेथड की 2 खास बातें हैं। पहली, वी डू नॉट नीड
टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, और दूसरी बात है इट इज अप्लाइड ऑन कॉमन एटम ओनली। अब ये जो दूसरा पॉइंट है इट इज अप्लाइड ऑन कॉमन एटम ओनली, ये आपको जब इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ये इक्वेशन लें A2B5 प्लस B3C4 and this gives us A4C5 plus B5C3, ठीक। ये केमिकल इक्वेशन सपोज हमारे सामने कोई दे रखी, इस पर हमें POAC को अप्लाई करना है। तो पहली चीज़ ये कि हमें ये इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये सिर्फ और सिर्फ कॉमन एटम्स पर हमें लगानी है। तो सपोज हम A के ऊपर लगाते हैं, सपोज इफ we apply POAC on A, तो देखिए क्या होगा। इस पूरे इक्वेशन में देखिए A कहाँ कहाँ है वो देखिए, A इस जगह है, उसके बाद A इस जगह है, ठीक। A2B5 में A है और A4C5 में A है। इसके अलावा इस पूरी रिएक्शन में कहीं पर भी आपको A नहीं दिख रहा है। तो अब A पर अगर हम लगाते हैं तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो लिखा है 4, इस पर फोकस कीजिए, और ये यहाँ पर जो लिखा है 2, इस पर फोकस कीजिए। अब POAC को अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान से समझो। यहाँ पर 2 लिखा है तो हम लिखेंगे 2 into, ये जो 2 लिखा है ये बाहर आ गया, 2 into मोल ऑफ A2B5, ठीक। दिस विल बी इक्वल टू, जो कॉमन एटम इस तरफ है उसको अब बात करेंगे, दिस इज इक्वल टू, अब यहां देखिए A के नीचे क्या लिखा है 4, तो ये हो जाएगा 4 into मोल ऑफ A4C5। क्लियर है? नहीं क्लियर है तो YouTube आपको सुविधा देता है कि दोबारा से पॉज करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक। आगे बढ़े। अब देखिए मान लीजिए हमको A से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो हम किसी दूसरे एटम पर जाएंगे, ठीक है। तो अब हम अप्लाई करते हैं B पर। किस पर अप्लाई करते हैं? B पर। तो अगर हम B पर अप्लाई करेंगे तो हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी, ध्यान से देखिए। इफ वी अप्लाई POAC ऑन B, अब देखिए अगर हमें B पर अप्लाई करना है तो पहले B को आइडेंटिफाई कीजिए, वो कहाँ कहाँ है। इस जगह है, फिर इस जगह है और फिर इस जगह है, ठीक। अब देखिए अप्लाई कैसे करेंगे B पर। जब B पर अप्लाई करेंगे तो जैसे हमने A के नीचे देखा था क्या लिखा है और बस उसी के हिसाब से इक्वेशन बनाई अपनी, तो यहाँ B के नीचे देखेंगे, यहाँ B के नीचे क्या लिखा है 5, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 5 into मोल ऑफ A2B5 प्लस, क्योंकि ये दोनों B की दोनों स्पीशीज एक ही साइड है तो इनको जोड़ना पड़ेगा। अब इस B के नीचे क्या लिखा है 3, तो ये हो जाएगा 3 into मोल ऑफ B3C4, और ये बराबर हो जाएगा जो इस साइड B वाला है उसके,
यहाँ पर सिर्फ यहाँ बी है, तो देखिए यहाँ बी के नीचे क्या लिखा है 5, तो ये हो जाएगा 5 इंटू मोल ऑफ B5C3। तो इस तरह से हम POAC को अप्लाई करके अपनी केमिकल रिएक्शन से संबंधित, मोल से संबंधित इक्वेशंस को बना सकते हैं और उसके जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियोस जो मोल कॉन्सेप्ट का है उसके जरिए हम नंबर ऑफ मोल्स और दूसरी चीज़ें बड़े आराम से मोल्स को कैलकुलेट करके अपनी दी हुई केमिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी पर कुछ न्यूमेरिकल करे जाएं। देखिए ये POAC पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है। बेसिकली ये प्रीवियस प्रॉब्लम है जिसको हमने स्टोशियोमेट्री के जरिए ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, लेकिन मान लिया हमको इसी प्रॉब्लम को POAC मेथड को अप्लाई करके सॉल्व करना है, तो हम कैसे करेंगे। सी कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग 12.25 ग्राम ऑफ KClO3 given molar mass KClO3 is equal to 122.5 ग्राम, यानी KClO3 के एक मोल का मास 122.5 है। बेसिकली मोलर मास भी मॉलिक्यूलर मास है जिसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसके बारे में भी हमने मोल कॉन्सेप्ट के अपने फर्स्ट वीडियो जो मोल कॉन्सेप्ट थ्योरी है डिस्कस किया है। अगर मोलर मास के संबंध में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको देख के डाउट क्लियर करें और उसके बाद इस पर आएँ, नहीं तो ये POAC समझ में कम आएगा। देखिए, तो हमें बोला गया कि 12.25 ग्राम KClO3 से हमें कितना ऑक्सीजन मिलेगा जब हम KClO3 को हीट करेंगे। तो मान लिया हमको KClO3 के हीट करने का बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं मालूम है, तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हम मदद लेंगे POAC की। देखिए KClO3 को जब हम हीट करेंगे तो ये हमको KCl देगा और प्लस O2 देगा। अब हम इस इक्वेशन को सपोज बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमें इतना पता है कि KClO3 को हीट करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन बनेगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 12.25 ग्राम, ये KClO3 हमारा 12.25 ग्राम दे रखा है, इससे कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो देखिए इस पर अगर हम पहले इसके नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर लें तो N इज इक्वल टू KClO3 के नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास है हमारा 12.25 डिवाइडेड बाई 122.5, तो ये बराबर आ जाएगा हमारा 0.1 मोल। ठीक, अब इस पर हम POAC अप्लाई करते हैं। कॉमन एटम पहले आइडेंटिफाई करना है। POAC के जो 2 पॉइंट मैंने बताया कि ये हमेशा किस पर लगेगा, कॉमन एटम पर। तो कॉमन एटम हमारा प्रॉब्लम इससे संबंधित है और इससे संबंधित है। इन दोनों में कॉमन एटम कौन सा है, इन दोनों में कॉमन एटम है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के नीचे इधर देखिए 3 लिखा है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा 3 इंटू मोल ऑफ KClO3 गिव्स 2 लिखा है यहाँ, तो ये 2 इंटू मोल ऑफ O2। क्लियर है यहाँ तक। इसी को चूंकि कितने मोल हमारे पास KClO3 है, ये है हमारे पास 0.1 मोल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 0.1 मोल ऑफ KClO3, ये बराबर 2 इंटू मोल ऑफ O2। दिस इम्प्लाइज दैट मोल ऑफ O2 ये बराबर हो जाएगा हमारा 3 इंटू 0.1 और ये 2 उठ के नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ठीक,
ये सॉल्व कर लें इसको तो 0.2 1.5 और 1.5 इंटू 0.1 ये बराबर हो जाएगा 0.15 मोल O2। इतना मोल ऑक्सीजन जनरेट होगा जब हम 12.25 ग्राम KClO3 या 0.1 मोल KClO3 को बर्न करेंगे। अब इस 0.15 मोल को हम ग्राम्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि हमको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब तो गिवन मास हमारा W बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन के कितने प्रोड्यूस हुए हैं 0.15 मोल और मोलर मास 32। इसको सॉल्व कर लें, 15 दूना 30 के यहाँ से 3, 15 3 45, 3 48, तो ये 4.8 ग्राम O2 प्रोड्यूस होगी जब 12.25 ग्राम KClO3 को हम बर्न करेंगे। चलिए ये POEC पर बेस्ड दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं जो बता रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट STP बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो इसमें पहला काम हम ये कर सकते हैं कि हम ऑक्टेन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, यानी N ऑक्टेन ये बराबर आ जाएगा ग्राम वेट ऑफ ऑक्टेन यानी 570 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्टेन 114, तो आ जाएगा 5, यानी ऑक्टेन के 570 ग्राम 570 ग्राम या फिर 5 मोल को कंप्लीट कंबशन करने पर STP पर हमें कितना वॉल्यूम CO2 मिलेगा, ये चीज़ हमसे पूछी जा रही है। तो POAC अप्लाई करेंगे तो हमारे पास लीवरेज है कि हम इक्वेशन को बैलेंस ना करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्टेन फार्मूला है C8H18। जब कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं यानी उसको हीट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे तो यहाँ देखिए कार्बन है और ये रहा ऑक्सीजन, यानी प्रोडक्ट में हमारा CO2 बनेगा। यहाँ है हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, यानी हमारे पास वाटर भी बनेगा। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन देखिए किससे किससे रिलेट हो रहा है। ये रहा ऑक्टेन, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन या 5 मोल ऑफ ऑक्टेन। पूछा क्या जा रहा है हमसे, पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, यानी हमारा जो सॉल्यूशन है वो इससे और इससे होके गुजरेगा। अब इसी पर हम आपका POAC अप्लाई करते हैं। अब इन दोनों में देखिए कॉमन एटम कौन सा है, कॉमन एटम है कार्बन। ठीक, कार्बन में यहाँ नीचे लिखा है 8 और यहाँ कार्बन पे लिखा हुआ है 1। जब कुछ नहीं लिखा होता है केमिस्ट्री में तो मान लिया जाता है कि 1 लिखा है। ठीक, तो POAC अप्लाई करें तो ये हो जाएगा 8, यहाँ ये 8 लिखा है तो 8 इंटू मोल ऑफ ऑक्टेन क्या देता है 1 इंटू मोल ऑफ CO2। ठीक, अब ऑक्टेन के कितने मोल हैं हमारे पास 5। ठीक, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5 मोल ऑफ ऑक्टेन, या अब मोल ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्टेन रख दिया तो इधर कुछ लिखने की जरूरत अब नहीं रही। तो ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू मोल ऑफ CO2। दिस इंप्लाइज दैट कि मोल ऑफ
CO2 ये हो जाएंगे हमारे 8 इंटू 5 बराबर 40 मोल। ठीक, यानी 570 ग्राम या 5 मोल ऑक्टेन के कंप्लीट कंबसन से हमको 40 मोल CO2 मिलेगी। अब एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को यहाँ लगा दें या मोल कॉन्सेप्ट की थ्योरी में जो आपने फार्मूले पढ़े हैं वो लगा दें। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस बताती है हमको कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 होता है। लेकिन 2016 में IUPAC का नया कन्वेंशन आया है जिसमें IUPAC ने बताया है कि एसटीपी पर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 ना होकर के 22.7 लीटर होता है। जो ओल्ड कन्वेंशन था IUPAC का वो ये बता रहा था कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। लेकिन जो नया कन्वेंशन आया है 2016 में वो ये बता रहा है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का एसटीपी पर वॉल्यूम 22.7 लीटर होगा। लेकिन आपकी जो गीता कुरान बाइबल जो भी आप बोल रहे हैं यानी 11th और 12th की NCERT या आपका जो JEE के क्वेश्चंस चेक होते हैं या जो नीट के क्वेश्चंस चेक होते हैं उनका बेस पैरामीटर आपका NCERT होता है। तो NCERT में भी अब इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है, यानी आप एसटीपी पर किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर ले लेंगे अनलेस मेंशन किया गया हो कि 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो वही लेना है। नहीं मेंशन किया गया है लेकिन एसटीपी दे रखा है तो आप 22.7 लीटर ले सकते हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 के हमारे 40 मोल प्रोड्यूस हुए सिंस वॉल्यूम ऑफ 1 मोल CO2 at STP is equal to 22.7 liter. Hence volume of 40 mol CO2 at STP ये हो जाएगा 22.7 इंटू 40 और ये बराबर हो जाएगा 0, 4 सतह 28 के यहाँ से लाए 2, 4 दूनी 8 2 10 के यहाँ से लाए 1, 4 दूनी 8 1 9 तो ये हो जाएगा 908 लीटर हिंदी में और 908 लीटर अंग्रेजी में। ठीक, तो इस तरह से आप POAC को लगा करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और इसमें आपको इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो अब आप लोगों ने POAC पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीख लिया होगा या POAC की मैजिक टेक्निक को आप लोग समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ पाए हैं तो वीडियो को फिर से बैक ले जाके आप देख सकते हैं। YouTube आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता या आज़ादी देता है। वैसे भी भारत एक स्वतंत्र देश है तो तुम स्वतंत्र, हम स्वतंत्र, भारत के सब बेटी बेटा स्वतंत्र। तो इस स्वतंत्रता का लाभ उठाइए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इस चैप्टर से सीक्वेंशियल रिएक्शंस पर बेस्ड होते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये सीक्वेंशियल रिएक्शंस नाम में ही है कि सीक्वेंस में रिएक्शंस होंगी, यानी ये मल्टीपल स्टेप्स में होंगी, एक से ज़्यादा स्टेप में ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। जैसे ये एक रिएक्शन ली है हमने कि कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट कराते हैं तो पहले स्टेप में बनता है एसिटिलीन, ये C2H2, दिस इज एसिटिलीन। ठीक, कैल्शियम कार्बाइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें कैल्शियम ऑक्साइड और एसिटिलीन मिलता है। फिर इस एसिटिलीन का जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखिए यहाँ पर यह हाइड्रोजन इस एसिटिलीन के साथ जुड़ करके एक सिंगल मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये बेसिकली हाइड्रोजिनेशन ऑफ एसिटिलीन है। तो
एसिटिलीन को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराया तो बना एथिलीन। फिर तीसरा स्टेप होता है, ये एथिलीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके यानी पॉलीमराइज हो करके, आपने हाई स्कूल में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़ी होगी, जहाँ पर बहुत सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक बड़ा सा जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रोसेस को हम पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो एथिलीन पॉलीमराइज होकर के आपको पॉलीएथिलीन या पॉलीथीन देता है। ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है। अब इस सीक्वेंशियल रिएक्शन पे प्रॉब्लम कैसे बन सकती है वो भी देखिए। व्हाट इज द मोल ऑफ पॉलीथीन फॉर्म व्हेन 320 ग्राम ऑफ CaC2 इज रिएक्टेड। यानी कैल्शियम कार्बाइड का 320 ग्राम अगर हम इस ऊपर वाली रिएक्शन के हिसाब से लें तो हमको कितने मोल पॉलीथीन मिलेगा। इस तरह की प्रॉब्लम्स बस आती हैं आपके एग्जाम्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम हो और चाहे मेडिकल का एग्ज़ाम हो। तो इसमें भी आपका मोल कॉन्सेप्ट आपकी मदद करता है। तो देखिए, इस पूरी प्रॉब्लम में हमारा मतलब सिर्फ दो चीज़ों से है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक चीज़ की दे रखी, वो है कैल्शियम कार्बाइड, और जो हमसे पूछ रहा है ये रहा हमारा कैल्शियम कार्बाइड, और हमसे पूछा जा रहा है कि पॉलीथीन यानी कि ये इसके कितने मोल बनेंगे। तो हमें इक्वेशन बैलेंस करने की तो ज़रूरत है नहीं, POAC ने हमको स्वतंत्र कर दिया है इक्वेशन को बैलेंस करने से। तो अप्लाई करेंगे POAC, लेकिन POAC किस एटम पर अप्लाई करेंगे, जो कॉमन एटम होगा। ठीक, तो कॉमन एटम हमारा कौन है, इसमें कॉमन एटम है हमारा कार्बन। देखिए यहाँ भी कार्बन है, ये देखिए कोने में पड़ा हुआ है ये, और इधर ये कोने में पड़ा हुआ है ये, समझ गए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और इस पूरी प्रॉब्लम को इधर लेते हैं कोने में। ठीक, अब देखिए जो CaC2 है वो हमको दिया है 320 ग्राम। ठीक, तो पहले इस CaC2 के अगर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालें, नंबर ऑफ मोल किसके, CaC2 पे, तो CaC2 का गिवन मास हमारा 320 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaC2 जो कि है हमारा 64 ग्राम। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 60 पंचे 300, 4 पंचे 20, तो 5 मोल। ठीक, यानी कैल्शियम कार्बाइड के 320 ग्राम या 5 मोल को रिएक्ट कराएंगे तो हमको कितने मोल पॉलीथीन मिलेगी, ये प्रॉब्लम हमसे पूछी जा रही है। अब POAC कॉमन एटम पर अप्लाई करते हैं। कॉमन एटम है हमारा कार्बन, कार्बन यहाँ इस जगह है और साथ में इस जगह है। तो कार्बन पर यहाँ नीचे कितना लिखा है 2, लेकिन ब्रैकेट में इधर बाहर लिखा हुआ है N, तो यहाँ पर टोटल हम कार्बन मानेंगे 2N। कितना मानेंगे 2N, तो क्या लिख देंगे 2 इंटू N इंटू मोल ऑफ पॉलीथीन, ये बराबर है हमारा, यहाँ पर भी कार्बन पर 2 है तो हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ CaC2। ठीक, यानी यहाँ से हम 2 से ये 2 उड़ा सकते हैं, काट सकते हैं, उड़ा नहीं सकते, काट सकते हैं। ठीक, अब N डॉट मोल ऑफ पॉलीथीन ये बराबर हो जाएगा मोल ऑफ CaC2 जो कि कितना है 5 मोल। अब पॉलीथीन के फार्मूले में देखिए होल ब्रैकेट करके N लिखा है, यानी N को अब कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, यही हमारा मोल ऑफ पॉलीथीन हो गया क्योंकि N मल्टीप्लायर में है यहाँ। ठीक, तो कितना मोल पॉलीथीन मिलेगा हमको 5 मोल ऑफ पॉलीथीन वी विल गेट इफ वी
take 320 gram of calcium carbide in this reaction। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अगली प्रॉब्लम है पीओएसी पर ही बेस्ड, जिसको आपको पीओएसी के द्वारा सॉल्व करना है, और ये भी हमारी सीक्वेंशियल रिएक्शन है। हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीक्वेंशियल रिएक्शंस में पीओएसी की मैजिक टेक्निक को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए ये अगला न्यूमेरिकल है इसी पर बेस्ड कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ Cl2 रिक्वायर्ड, किसके बारे में क्वेश्चन है, Cl2 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 ग्राम ऑफ KClO4। दिया हुआ है मोलर मास ऑफ क्लोरीन 71 ग्राम और मोलर मास ऑफ KClO4 138.5 ग्राम। बेसिकली ये जो रिएक्शन है क्लोरीन की, इसको आप 12th में जो पी ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हाइड्रोजन फैमिली में ये रिएक्शन आपको देखने को मिलती है। तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं तब तो आपको ये रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अभी 11th में गए हैं तो आपको ये रिएक्शन लिखी जा रही है। इसको लेके और इसी पर बेस्ड होके स्टोशियोमेट्री और पीओएसी के कंसेप्ट और मोल कॉन्सेप्ट को लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए ये रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में क्लोरीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है और KClO और KCl प्लस H2O बनाता है। फिर ये KClO फिर से आपको देता है KClO2 और KCl, और ये KClO2 फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके KClO4 आपको देता है। इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि 100 ग्राम KClO4 बनना है, ये रहा, और इतने 100 ग्राम KClO4 बनने के लिए हमको कितनी क्लोरीन चाहिए। ठीक, तो पहले यहाँ पर हम KClO4 का, चूंकि मोलर मास और गिवन मास 100 ग्राम है, तो KClO4 के नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालें तो नंबर ऑफ मोल्स KClO4 ये बराबर हो जाएगा, गिवन मास इसका है 100 ग्राम, तो ये 100 डिवाइडेड बाई मोलर मास 138.5, यानी KClO4 के इतने मोल हमको चाहिए और उसके लिए हमें कितना क्लोरीन चाहिए होगा ये निकालना है। तो कॉमन एटम इन दोनों में देखिए क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर अप्लाई करते हैं पीओएसी। तो देखिए यहाँ पर क्लोरीन के नीचे 2 लिखा है, तो हम लिखेंगे 2 गुणे मोल ऑफ Cl2, ये बराबर हो जाएगा, इस साइड आइए, इस पर क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो हम मानेंगे कि 1 लिखा है, तो दिस इज इक्वल टू 1 इंटू मोल ऑफ KClO4। ठीक, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमारे पास KClO4 के मोल हैं कितने, वो इस जगह पर पुटअप कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू मोल ऑफ Cl2, ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू 100 अपॉन 138.5। ठीक है, मोल ऑफ KClO4 हम पहले ही निकाल चुके हैं, उसकी जगह इसकी वैल्यू पुटअप कर दी। अब यहाँ से हम कितना मोल Cl2 प्रोड्यूस होगा आसानी से निकल सकता है, यानी दिस इम्प्लाइज दैट मोल ऑफ Cl2 ये बराबर हो जाएगा 1 इंटू 100 अपॉन 138.5 इंटू 2, यानी इतना मोल क्लोरीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतना मोल क्लोरीन प्रोड्यूस होगा। अब इस जो मोल में आया है क्लोरीन, इसको आप चाहें तो ग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नंबर ऑफ मोल्स
ये बराबर होगा मास अपॉन मोलर मास। ठीक, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना प्रोड्यूस होगा वो यहां से निकाल सकते हैं कि मास बराबर n यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ Cl2। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल ऑफ Cl2 कितना है 1 इंटू 100 अपॉन 138.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू मोलर मास। मोलर मास हमारा कितना है 71। इसको सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा हमारा लगभग में 102 ग्राम 102 ग्राम्स ऑफ Cl2 प्रोड्यूस होगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि POAC बहुत ही मैजिक टेक्निक है। बस थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि ये कॉमन एटम पर लागू होगी। कॉमन एटम को पहचानिए, प्रॉब्लम में किन दो स्पीशीज पर बात की गई है उनको छांटिए, कॉमन एटम छांटिए और POAC लगा दीजिए। टफ से टफ प्रॉब्लम आपकी बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। हमारा अगला डिस्कशन का टॉपिक है इसी स्टोशियोमेट्री में परसेंट यील्ड। परसेंट यील्ड का कंसेप्ट बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सपोज आप एक बाइक लेते हैं अपनी या स्कूटी लेते हैं, तो कंपनी क्लेम करती है कि उसको 1 लीटर में 100 किलोमीटर चलेगी, यानी उसका माइलेज जो कंपनी क्लेम करती है वो है 100 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन एक्चुअल में जब आप उस बाइक को लेते हैं और 1 लीटर पेट्रोल भरा के उस गाड़ी को चलाते हैं तो मान लीजिए कि वो सिर्फ 70 किलोमीटर चली। कितना किलोमीटर चली 70 किलोमीटर चली। तो आपकी व्हीकल का परसेंट यील्ड अगर हम आपसे पूछें तो अब आप सीधे सीधे बता दोगे ये 70% है। लेकिन ये 70% आया कहाँ से? 70% आया आपका कि 70 किलोमीटर एक्चुअल में चली और जो कंपनी क्लेम कर रही थी कितना चलना चाहिए था वो था 100 किलोमीटर और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो इस तरह से ये आपका फिगर आ गया 70%, यानी आपकी व्हीकल का यील्ड आया 70%। कितना एक्चुअल में चली और कितना चलना चाहिए था। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज आप अपने घर में हैं और आप अपने घर में कुकिंग कर रहे हैं, ठीक। आपने इतना आटा लिया कि उस आटे से 10 रोटी बननी चाहिए थी। कितना रोटी बनना चाहिए था? 10 रोटी बनना चाहिए था। लेकिन एक्चुअल में जब आपने उस आटे से रोटी बनाना शुरू किया तो आपकी सिर्फ 6 रोटियां बनी। कितनी रोटियां बनी? 6 रोटियां बनी। तो अब आप सिंपल मैथमेटिक्स लगा के बता सकते हो कि आपका कुकिंग का परसेंट यील्ड 60% है। ये 60% कैसे आए? जब आपने जो एक्चुअल रोटियां आपकी बनी वो थी 6 और जितनी बननी चाहिए थी वो थी 10 और उसको इस तरह से मल्टीप्लाई किया 100 से, यानी एक्चुअल में जितनी रोटियां बनी 6 डिवाइडेड बाई जितनी बनने चाहिए थी 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 और इस तरह से ये आपका फिगर आता है 60%। तो इसी तरह से केमिकल इक्वेशंस में भी परसेंट यील्ड निकालने के लिए वही फार्मूला है कि एक्चुअल में कितना अमाउंट किसी कंपाउंड का बना और थ्योरेटिकली कितना बनना चाहिए था। यानी एक्चुअल अमाउंट वो होगा कि जितना आपने लैब में उसको बनाया कितना बना, आपने उसको तौल लिया, आपको पता है एक्चुअल अमाउंट इतना बना, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट, यानी उस रिएक्शन का जो केमिकल इक्वेशन है जिसको आप पेपर पे लिखते हैं केमिकल इक्वेशन, उस केमिकल इक्वेशन के स्टोशियोमेट्री के हिसाब से उस कंपाउंड को कितना बनना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100। यही आपका परसेंट यील्ड का फार्मूला है।
फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि एक्चुअल अमाउंट वो अमाउंट होगी जो आप लैब में बनाओगे, देखोगे कि हमारा कितना बना। अब उसी रिएक्शन का जो केमिकल इक्वेशन है जिसको आप पेपर पे लिखते हैं और फिर उसकी स्टोशियोमेट्री के हिसाब से आप मोल कंसेप्ट लगाते हुए कितना अमाउंट किसी कंपाउंड का बनना चाहिए था वो आप कैलकुलेट कर लेते हो, वो हो जाता है थ्योरेटिकल अमाउंट, यानी जितना बनना चाहिए था। ठीक, और इसी फार्मूले में फिर उसको पुटअप कर देते हैं कि एक्चुअल अमाउंट जितना बना डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट जितना बनना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय 100, और इस फार्मूले में पुटअप करके हम किसी भी कंपाउंड का किसी भी केमिकल रिएक्शन में परसेंट यील्ड निकाल सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है परसेंट यील्ड पर जिसको हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम कह रही है ऑन हीटिंग 40 ग्राम ऑफ CaCO3 वी गेट 20 ग्राम ऑफ CaO, कैलकुलेट परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अब इस इक्वेशन को अगर हम पेपर पे उतारें तो ये CaCO3 ऑन हीटिंग विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। ठीक, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया कि आपने 40 ग्राम CaCO3 को लिया, लैब में गए, उसको गर्म किया तो आपको 20 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला। अब आपको इस रिएक्शन का परसेंट यील्ड निकालना है। तो ये तो लैब में मिला है, यानी एक्चुअल अमाउंट इतना बना है। एक्चुअल में बना हुआ अमाउंट है हमारा 20 ग्राम। अब हम थ्योरेटिकल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे स्टोशियोमेट्री के हिसाब से। इस इक्वेशन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम 40 ग्राम CaCO3 लेते तो हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलता स्टोशियोमेट्री के हिसाब से। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं स्टोशियोमेट्री के हिसाब से। देखिए स्टोशियोमेट्री अगर इस इक्वेशन की देखेंगे तो यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। इसका मतलब हुआ कि 1 मोल ऑफ CaCO3 विल गिव 1 मोल ऑफ CaO। 1 मोल ऑफ CaCO3 विल गिव 1 मोल ऑफ CaO, यानी हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ CaCO3 gives 1 मोल CaO। ठीक, अब 1 मोल का मास मोलर मास होता है, यानी हम इसको मोलर मास में रख सकते हैं, यानी हम इसकी जगह लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट CaCO3 का मोलर मास, CaCO3 का मोलर मास 40 कैल्शियम का, 12 कार्बन का, 40 10 50 2 52 और 48 इन 3 ऑक्सीजन का, तो 52 और 48 हो गया 100, यानी इसको लिख सकते हैं 100 ग्राम CaCO3 गिव्स। अब CaO का मोलर मास 40 कैल्शियम का और ऑक्सीजन का 16 56, यानी 56 ग्राम CaO। ठीक है यहाँ तक। हेंस हम लिख सकते हैं 1 ग्राम अगर CaCO3 होता तो ये हो जाता 56/100 ग्राम CaO, यानी 1 ग्राम CaCO3 अगर लेते हैं हम तो इस इक्वेशन की स्टोशियोमेट्री के हिसाब से हमको 56/100 ग्राम CaO मिलता। इसलिए कितना ग्राम हमको क्वेश्चन में दिया गया 40 ग्राम CaCO3, तो अगर 40 ग्राम CaCO3 दिया गया तो ये दे देगा हमको 56/100 गुणे 40 ग्राम CaO। ये स्टोशियोमेट्री के हिसाब से थ्योरेटिकल अमाउंट है इसकी। आपके कैल्शियम ऑक्साइड इतना बनेगा। अब एक्चुअल में हमारा कितना बना है, केवल 20 ग्राम। तो इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो 20 दूना 40, 20 पंचे 100, ठीक है, 2 छक्का 12 और 2 पंचे 10 11, ठीक है, बटे 5, ये बराबर आ गया आपका 5 दूना 10
एक 5 गुना 10 तो 12, 22.5 ग्राम, यानी 22.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड इस इक्वेशन के स्टोशियोमेट्री के हिसाब से बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में बना है 20 ग्राम। तो अब परसेंट यील्ड हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। परसेंट यील्ड ये बराबर एक्चुअल में कितना बना 20 ग्राम डिवाइडेड बाई कितना बनना चाहिए था 22.4 ग्राम, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो दिस विल कम 89.2%, यानी इस रिएक्शन का परसेंट यील्ड हमारा 89.2% होगा। ये अगली प्रॉब्लम देखिए, परसेंट यील्ड पर ही है। कैलकुलेट द मास ऑफ CaO formed when 150 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज यूज्ड, गिवन परसेंट यील्ड ऑफ रिएक्शन इज 75%। तो इसके लिए भी पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। ये CaCO3 गिव्स CaO प्लस Ca2। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है। जब आप S ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे इसी तो उसमें आपको ये रिएक्शन बहुतायत देखने को मिलेगी। तब तक के लिए हम आपको बता दे रहे हैं कि ये रिएक्शन ऐसे होती है। तो अब इसमें कह रहा है कि 150 ग्राम हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और रिएक्शन का परसेंट यील्ड 75% है। तो 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेने पर एक्चुअल में हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा, क्वेश्चन ये है। तो पहले हम स्टोशियोमेट्री के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं कि अगर 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लें तो थ्योरेटिकली स्टोशियोमेट्री के हिसाब से कितना कैल्शियम ऑक्साइड बनना चाहिए। ठीक, तो वो कैलकुलेट करते हैं थ्योरेटिकल अमाउंट। इसकी स्टोशियोमेट्री लगाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल दे रहा है हमें कैल्शियम ऑक्साइड का 1 मोल। ठीक, सिंस 1 मोल CaCO3 gives 1 मोल CaO। अब 1 मोल का मतलब मोलर मास। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी पिछली प्रॉब्लम में हमने मोलर मास लिया था 100, यानी इसलिए 100 ग्राम CaCO3 gives, और इसका मोलर मास 40 10 50 से 56 ग्राम CaO। Hence 1 ग्राम CaCO3 will give 56/100 ग्राम CaO। ठीक, सिंपल यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। अब 1 ग्राम पर इतना मिलता और लिया हमने कितना है 150, तो 150 का निकाल लीजिए। 150 ग्राम CaCO3 ये दे देगा हमें 56/100 इंटू 150 ग्राम CaO। ठीक है यहाँ तक। अब ये वो अमाउंट है जो थ्योरेटिकली बननी चाहिए थी, थ्योरेटिकली बननी चाहिए थी इस रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री के हिसाब से। बनेगी एक्चुअल में लैब में कुछ कम, इसके लिए दे रखा है इन्होंने परसेंट यील्ड। तो अब पहले हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 50 तिहाई 150, 50 दूना 100 और 2 28 26, सॉरी 2 28 56। तो ये हो जाएगा हमारा 3 8 24 के यहाँ से लाए 2, 3 दूना 6 2 8, 84 ग्राम। यानी इस रिएक्शन की स्टोशियोमेट्री के हिसाब से अगर हम 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो हमें 84 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलना चाहिए। ठीक, तो अब फार्मूला लगा देते हैं परसेंट यील्ड का। परसेंट यील्ड क्या है, एक्चुअल अमाउंट
मतलब जितना बना है लैब में डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल अमाउंट, यानी जितना बनना चाहिए था और मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक, अब एक्चुअल अमाउंट हमारा जो बना है मान लेते हैं वो W ग्राम है। थ्योरेटिकल अमाउंट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 84 है मल्टीप्लाइड बाय 100 और परसेंट यील्ड हमको दे रखा है 75। तो यानी W जो मास हमारा एक्चुअल में बनना चाहिए वो हो जाएगा 75 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 100। ठीक, 75 इंटू 84 डिवाइडेड बाई 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 25 या 75, 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो 21 63 ग्राम, यानी 63 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड एक्चुअल में बनेगा। अब इसी क्वेश्चन से देख लीजिए और समझ लीजिए कि 150 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेते तो स्टोशियोमेट्री के हिसाब से 84 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में बना कितना 63 ग्राम। तो ये है परसेंट यील्ड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आए और अगर कुछ कमी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि आने वाली वीडियोस में अपडेट किया जा सके। इन वीडियोस को बनाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये सारी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, कहने को तो ये NCERT चैप्टर 1 सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है और लेवल इसका बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, लेकिन जो प्रॉब्लम डिस्कशन के बाद आपसे सॉल्व कर रहे हैं या आपसे करा रहे हैं वो सारी की सारी किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो मेडिकल के एग्ज़ाम्स हो, नीट या आपका इंजीनियरिंग एग्ज़ाम हो, बिटसेट या JEE, उन सब में आई हुई प्रॉब्लम्स हैं। तो उसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ उसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इस तरह के कॉन्सेप्ट से डरते हैं उनके मन से इन सारे कॉन्सेप्ट्स का डर निकल जाए और वो केमिस्ट्री को के मार्जिन के साथ बिल्कुल हलवे की तरह ग्रैस्प कर जाएं। थैंक यू।